स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? बेटा आज हम करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म। राइट, हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वेक्टर फॉर्म में करना है। राइट, क्लियर है? हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ध्यान से देखना, पहले डायग्राम ध्यान से देखना। दो हमारे पास सब्जेक्ट है, एक का मास कितना है m1, दूसरे का मास कितना है m2। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मैंने आपको बता दिया था लास्ट लेक्चर में। क्या कहता है वो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू पार्टिकल्स और टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। राइट, और मैंने जी की वैल्यू बताई थी, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी बताई थी, और मैंने बताया था कि ये कंजर्वेटिव फोर्स होती है, ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में बहुत सारी चीजें आपको बताई थी लास्ट लेक्चर में। राइट, और जी की वैल्यू भी मैंने बताई थी। अब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म कर रहे हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वेक्टर फॉर्म में हमारे पास क्या है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r। राइट, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है। राइट, दे आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस r। दोनों क्या है, r डिस्टेंस से क्या है, सेपरेट है। राइट, अब आपने क्या करना है, मास m2 जो है दैट इज अट्रैक्टेड बाय मास m1। इस मास को ये अट्रैक्ट कर रहा है, इसको ये अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। ग्रेविटेशन लॉ क्या कहता है कि हमारे पास कोई भी दो बॉडी यूनिवर्स में है, वो एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मास इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मास m2 इज अट्रैक्टेड बाय मास m1। सो राइट डाउन द मास m2 is attracted by mass m1। right, mass m2 जो है that is attracted by mass m1। m2 m1 से अट्रैक्ट हो रहा है with a gravitational force, with a gravitational force। ध्यान से सुनना, ये gravitational force। right, the mass m2 is attracted by mass m1 with gravitational force। उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, F21। क्या बोलेंगे, F21। राइट, क्लियर है? क्या बोलेंगे उसको, F21। मतलब जो मास m2 है दैट इज अट्रैक्टेड बाय मास m1। m1 m2 को अपनी तरफ खींच रहा है। m1 जो है वो m2 को क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। किस फोर्स से, F21। फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी 2 ड्यू टू बॉडी 1। इसका मतलब इस तरफ को फोर्स लग रही है, ये फोर्स जो है दैट इज F21। ओके, क्लियर? ये बात क्लियर होगी, समझ आ गई? राइट, नाउ अब ये फोर्स जो है वो इस तरफ को अट्रैक्ट हो रही है, तो हमने क्या करना है, डायरेक्शन भी बतानी है। तो डायरेक्शन कौन बताता है, यूनिट वेक्टर। तो यहां पर हम एक यूनिट वेक्टर लिखेंगे, किस तरफ को, R21। तो हम लिखेंगे यूनिट वेक्टर कैप R21। क्या लिखा मैंने, यूनिट वेक्टर कैप R21। ओके, अगर आपको ये नहीं ऐसे समझ आ रहा है तो मैं यहां पर ऐसे भी लिख सकता हूं इसको, कि जो फोर्स F2 है उसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरफ को है, ऐसे। आप समझ में आ गया? नीचे नहीं लिख रहा, मैं ऊपर लिख रहा हूं। सिमिलरली जो मास m1 है दैट इज अट्रैक्टेड बाय m2। m1 को कौन कर रहा है अट्रैक्ट, m2। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर जो फोर्स लग रही है वो क्या लग रही है, कौन सी फोर्स लग रही है, F12। वो इस तरफ को लग रही है। कौन सी फोर्स लग रही है, F12। राइट, तो F12 हमारे पास जो फोर्स लग रही है वो कैसे लग रही है, पता चला। F12 जो है, F12 जो हमारे इसके ऊपर फोर्स लग रही है F12 क्या है, मतलब क्या है कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास m1 ड्यू टू मास m2। क्लियर, समझ आ गई? तो ये फोर्स उसके ऊपर लग रही है। अब है क्या हमारे पास, आपने F21 को फाइंड करना है। राइट, सारा कुछ आपको पता है, मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं कि हमारे पास जो F12 है, F12 क्या है कि इस तरफ को जा रहा है, तो हमने यूनिट वेक्टर भी बताना है। तो इसका जो यूनिट वेक्टर है ये दैट इज, क्या लिखेंगे इसको, R कैप 12। राइट, कैप जरूर लगाना है, R कैप 12। ठीक, दिखाई दे रहा है? ये यहां पर लिख दूं ऊपर, यहां पर लिखता हूं R कैप 12।
आर कैप वन टू इस तरफ को है, आर टू वन इस तरफ को है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम फाइंड करेंगे द मास m2 इज अट्रैक्टेड बाय मास m1 विद द ग्रेविटेशनल फोर्स F21, तो हम ग्रेविटेशन फोर्स क्या होती है G m1 m2 ओवर डिस्टेंस कितना है इसका r स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे राइट। और F21 की डायरेक्शन कौन सी है, देखो F21 इस तरफ को है, तो यूनिट वेक्टर कौन सा है r कैप 21। आर कैप 2 का मतलब क्या है कि 2 to 1, 1 2 का मतलब क्या है 1 to 2। ये डायरेक्शन हमें इस तरफ को दे रहा है, ये डायरेक्शन इस तरफ को दे रहा है, तो F21 की डायरेक्शन किस तरफ को है, इस तरफ को है राइट। क्लियर, तो हमने ये भी लिख दिया Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 1। पता चल गया, कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ मैंने ये बोला कि ये बॉडी जो है इसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ये, तो इसका मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी 1 ड्यू टू बॉडी 2, सिंपल सी बात। F21 इसको कौन अट्रैक्ट कर रहा है ये, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी 2 ड्यू टू बॉडी 1। ये बॉडी इसको इस तरफ को खींच रही है, ये बॉडी इसको इस तरफ को खींच रही है, ऐसे है ना कि ये बॉडी जो है इसको इस तरफ को खींच रही है और ये बॉडी इसको अपनी तरफ खींच रही है, दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है। तो मैंने यूनिट वेक्टर भी यहां पर इनको दे दिया हो कि ये इसका यूनिट वेक्टर है। नाउ ये क्वेश्चन 1 आ गई, लिख लिया आपने। R21 क्या है, व्हाट इज R21? R21 यहां पर क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर in a direction of किस तरफ को है F21। ये नोट कर लिया, तो यूनिट वेक्टर का आपको पता चल गया, क्लियर है। चलें आगे, अब ये नोट कर लिया आपने, नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डन। अब द मास m1 इज अट्रैक्टेड बाय मास m2 विद द ग्रेविटेशन फोर्स, यहां पर F12 करेंगे और यहां पर भी F12 और यहां पर क्या है R कैप 12, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ F12, साइक्लिक चेंज कर दिया राइट। और ये इक्वेशन फिर बन गई आपके पास 2, डन। सो मास m1 इज अट्रैक्टेड बाय मास m2 विद द ग्रेविटेशन फोर्स F12 और F12 किसके बराबर है, F12 दैट इज इक्वल टू Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, डन। क्लियर होगी बात, चले आगे। अब आपको यह भी पता है कि यूनिट वेक्टर जो होते हैं वो हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और यूनिट वेक्टर जो है वो क्या है, इक्वल एंड अपोजिट। ध्यान से देख लो, एक एरर को मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। डायरेक्शन अपोजिट, तो इसका मतलब क्या हुआ, R21 को हम क्या लिख सकते हैं, -R12 लिख सकते हैं राइट। अगर आपने सिंपल डायरेक्शन इधर को एक्स एक्सिस रखी हुई है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिंपल लिखो सर इधर को कौन सा है R12, इधर को कौन सा है R21, लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट इसलिए मैंने माइनस लगा दिया राइट। क्लियर, तो R कैप 12 और R21 इस इक्वेशन को हम 3 लिखेंगे। यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, 1 होता है राइट। इतनी बात क्लियर होगी, समझ आ गया सभी को। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने R12 चाहे आप इस इक्वेशन में पुट कर दो R12 की वैल्यू, चाहे पहली वाली इक्वेशन में पुट कर दो, फिर हम देखेंगे कि हमारे पास क्या आता है। ठीक है, जब आपने ये R12, हमारे पास F12 क्या था, ध्यान से देखो, F12 हमारे पास था, या F21 ले लो क्योंकि F12 तो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। F21 क्या था हमारे पास, Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यहाँ पर क्या था R21 था, यही था F21 हमारे पास यही था। बट R21 किसके बराबर है, ये माइनस साइन हम इधर लगा सकते हैं कि नहीं, तो R कैप 21 किसके बराबर हुआ, माइनस। तो हम यहां पर आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, यहां पर लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, दिखाई दे रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 राइट। तो 1 एंड 3 हमने क्या किया, यहां पर R21 की वैल्यू क्या लिख दी, माइनस R कैप 12, सो दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ Gm1 m2 ओवर R स्क्वायर R कैप
F1 यही है। तो हमारे पास जो F21 आया वो किसके बराबर आएगा, माइनस ऑफ GM1 M2 R स्क्वायर R12। अब इस इक्वेशन को देखो और इस इक्वेशन देखो, GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R क्या 12 है, किसके बराबर है, F12। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इतना पोर्शन जो हमारे पास क्या है F12, तो हम क्या लिखेंगे माइनस F12। समझ आई। तो हमारे पास आंसर क्या आया, ध्यान से देखो कि F21 दैट इज इक्वल टू माइनस F1। क्लियर है, वो समझ आई बच्चा लोग, राइट। विच इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ग्रेविटेशन फोर्सेस बिटवीन टू बॉडीज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। समझ आ गई। तो यहां से हमने क्या प्रूव कर दिया, क्वेश्चन कई बार आता है, राइट डाउन, शो दैट gravitational forces between two bodies are equal in magnitude but opposite in direction, are equal in magnitude but opposite in direction। क्लियर। तो यहां पर आपने क्या लिखा, ये क्या है, विच इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आपने न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ पर प्रूव कर दिया कि न्यूटन थर्ड लॉ है, तो इसका मतलब क्या है, जो ग्रेविटेशन फोर्स एक बॉडी की दूसरी बॉडी के ऊपर लग रही है वो क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है, राइट। क्लियर है, समझ आ गई बेटा। तो इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना। चले आगे। अब है नेक्स्ट बेटा हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स ऑन अ पॉइंट मास या प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ये भी सिंपल है, कुछ भी नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन of gravitational force। प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये क्या बोलता है, राइट। फोर्सेस कर दो यहां पे, प्रिंसिपल सुपरविजन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ये हमने करना है। अब प्रिंसिपल सुपरविजन ग्रेविटेशन फोर्स ये क्या बोल रहा है, इसकी स्टेटमेंट देखो। So write down gravitational force on a point mass due to number of other point masses around it is the vector sum of gravitational forces acting on the point due to other point masses, So I'm repeating it again. Gravitation force on a point mass due to number of other point masses around it is the vector sum of gravitation forces acting on the point mass due to other point masses। क्लियर, समझ आ गई। अब हमारे पास क्या है, इसने क्या बोला, जो भी है वो आपको समझ आएगा कि हमारे पास क्या है। पहले डेफिनेशन को समझो ध्यान से। मान लो हमारे पास यहाँ पर कोई मास m1 है, यहाँ पर कोई मास m2 है, यहाँ पर कोई मास m3 है, राइट, यहां पर कोई मास m4 है, एंड सो ऑन। नंबर ऑफ पॉइंट मासेज है हमारे पास, ठीक है। अभी तो मैंने यहाँ पर 4 लिए हैं, आप 5 भी ले सकते हो, लो ये यहाँ पर ले लो, दैट इज m5। नंबर ऑफ पॉइंट मासेज आर देयर, और हर पॉइंट मास का हमारे पास क्या है, डिस्टेंस पड़ा हुआ है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर भी पता है, डिस्टेंस भी पता है। तो हमने क्या करना है, इसके ऊपर टोटल ग्रेविटेशन फोर्स फाइंड करनी है ड्यू टू ऑल अदर मासेस। ध्यान से सुना
कि इस पॉइंट मास को, जरूरी नहीं आप इसके ऊपर, आप इसके ऊपर ही फाइंड कर सकते हो, आप इसके ऊपर फाइंड कर सकते हो, आप इसके ऊपर फाइंड कर सकते हो। और M3 करना तो M3 को सेंटर में लेके सारे इसके साथ मिला दो, ठीक है, क्लियर। अब हमने इसको सेंटर में रखा है तो हमने कहा कि हमने टोटल फोर्स, टोटल ग्रेविटेशन फोर्स ऑन मास M1 ड्यू टू ऑल अदर मासेस, वो किसके बराबर होगी? तो हमने क्या बोला, क्या होगा वो, किसके बराबर होगी? द वेक्टर सम ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्सेस एक्टिंग ऑन पॉइंट मास ड्यू टू अदर पॉइंट मासेस। इसने इसके ऊपर कितनी ग्रेविटेशन फोर्स लगाई, इसने इसके ऊपर कितनी लगाई, इसने इसके ऊपर कितनी लगाई, इसने, और कहां गया ये, इसने इसके ऊपर कितनी लगाई और इसने इसके ऊपर कितनी फोर्स लगाई, वो हमने काउंट करनी है। तो पहले ग्रेविटेशन फोर्स हम इन दोनों में देखेंगे, राइट। लिखना आपने पहले वाले आर्टिकल की तरह ही है, बट मैं आपको इन शॉर्ट ये बता देता हूं। जैसे मान लो ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, राइट। हमने ये नहीं देखना कि ये इसके ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है, हमने ये देखना कि ये इसके ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है। मतलब हमारे पास जो फोर्स आ रही है वो इस तरफ को आ रही है, राइट। कौन सी है वो? F, फोर्स एक्टिंग ऑन मास M2 ड्यू टू मास M1। हमने क्या फाइंड करना है इसमें? एक ही बात आपने फाइंड करनी है कि इसने इसके ऊपर कितनी फोर्स लगाई, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये भी इसको खींच रहा है, ये भी इसको खींच रहा है, ये भी इसको खींच रहा है, टोटल फोर्स कितनी होगी? अब अगर मैं ये करूं कि यहां पर फोर्स का डायरेक्शन ऐसे कर दूं, तो इसका मतलब ये इसके ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, राइट। हमने ये नहीं देखना है कि ये इसके ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है, हमने ये देखना है कि ये बॉडी इसके ऊपर कितनी फोर्स लगा रही है, ये इसके ऊपर कितनी लगा रही है, ये इसके ऊपर कितनी लगा रही है, ये इसके ऊपर कितनी लगा रही है। द ग्रेविटेशन फोर्स एक्टिंग ऑन मास M1 ड्यू टू ऑल अदर मासेस, ये हमने निकालना है। तो कंफ्यूज नहीं होना है हमने, राइट। ये बॉडी इसको खींच रही है तो इसका मतलब इस तरफ को फोर्स लग रही है, राइट। ये बॉडी इसको खींच रही है तो इसका मतलब ये फोर्स इस तरफ को लग रही है। तो इस तरफ को फोर्स कौन सी लग रही है? दैट इज F12। व्हाट इज F12? F12 क्या? फोर्स एक्टिंग बॉडी 1 ड्यू टू बॉडी 2। ये क्या बनेगी? F13। ये क्या बनेगी? यस बोलो, F14। इस तरफ को ये फोर्स कौन सी है? दैट इज F15, राइट। अब सभी का पोजीशन वेक्टर भी है। इसका पोजीशन वेक्टर कितना है? R⁻1 2। इसका पोजीशन वेक्टर कितना है? R⁻1 3। इसका कितना है? R⁻1 4। सॉरी, पोजीशन वेक्टर नहीं, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर R⁻1 5, राइट। क्लियर है। अब इस बॉडी को सारी बॉडीज अपनी तरफ क्या कर रही है? खींच रही है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, टोटल फोर्स इसके ऊपर कितनी होगी? तो टोटल फोर्स एक्टिंग हमने क्या निकालना है? टोटल नेट ग्रेविटेशन फोर्स एक्टिंग ऑन मास M1। नेट ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन मास M1, एक्टिंग ऑन मास M1 due to all other masses, right। कितनी होगी? टोटल फोर्स दैट इज F, दैट इज इक्वल टू F12, F13, F14, F15। अगर और कोई है तो भी वो प्लस करते जाना है। तो F12 किसके बराबर है? अगर हम F12 निकालेंगे बेटा यहां पर, तो F12 ध्यान से देखो, F12 किसके बराबर होगी? G(M1 M2) ओवर R स्क्वायर। किस तरफ को जा रही है फोर्स? R⁻12। यू कैन राइट हियर, यहां पर करके चलो F12 निकालना हमने। फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी मास M1 ड्यू टू मास M2, दैट इज इक्वल टू G(M1 M2) ओवर R स्क्वायर। यहां पर क्या आएगा? R12, यही आएगा, पुट कर दो यहां पे। सो यू कैन राइट हियर G(M1 M2) ओवर R स्क्वायर R⁻1 प्लस F13। तो क्या कर दो यहां पर? 3 कर दो, यहां पर 3 कर दो, यहां पर 3 कर दो। तो क्या बन गया? G(M1 M3) ओवर R स्क्वायर R⁻13 प्लस 4, यहां पर 4 कर दो, यहां पर 4 कर दो, यहां पर 4 कर दो। समझ आ गई ना? चलो बस, फिर क्या आंसर आ गया हमारे पास, R स्क्वायर R⁻13। सिमिलरली
GM1M, कोई 2 नहीं आना है यहाँ पर, 3 आना है, 4R स्क्वायर R कैप 1 4। समझ आ गई, राइट? ये आपने कर, तो दिस इज द टोटल फोर्स। ओके, समझ आ गई? इसको हम बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगर मान लो हमारे पास बहुत सारे हैं तो +1 कर दो, +1 ऐसे चलता जाएगा। सो ग्रेविटेशन फोर्स सभी को पता चल गया है कि ग्रेविटेशन फोर्स हमने इस बॉडी के ऊपर, कई बच्चे क्या कर रहे हैं, इधर को एरो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हमने ये थोड़ा देखना है कि ये सभी के ऊपर कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, हमने ये देखना है कि इस बॉडी के ऊपर बाकी बॉडीज जो हैं वो कितनी फोर्स लगा रहे हैं, मतलब सारी बॉडीज इसको खींच रही हैं, तो नेट फोर्स इसके ऊपर कितनी होगी, राइट? दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्लियर है? पता चल गया? अब है हमारे पास बेटा नेक्स्ट इज डिड्यूस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम केपलर्स लॉ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये नोट कर लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है। डन? चलो अब हम करेंगे डिड्यूस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम केपलर्स लॉ। डिड्यूस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किससे? फ्रॉम केपलर्स लॉ। केपलर लॉ से हमने क्या करना है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फाइंड करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और इसको आपने ध्यान से समझना है, बिल्कुल ध्यान से, कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम केपलर्स लॉ हम कैसे करेंगे। केपलर्स लॉ जो है वो हमें क्या बता रहा है और न्यूटन्स लॉ क्या है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो आपको पता है Gm/r² होता है। ठीक है, केपलर लॉ से हम स्टार्ट करेंगे। अब वही बात है कि सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं, हमने वैसे किया हुआ है फॉर सिंप्लिसिटी हम जो ऑर्बिट है वो एलिप्स नहीं लेंगे, क्या लेंगे बेटा, हाँ ये हमारे पास सन है, ये रेडियस ऑफ द प्लैनेट है, राइट? रेडियस ऑफ प्लैनेट नहीं, जो प्लैनेट सर के अराउंड घूम रहा है उसका रेडियस है। ठीक है, तो अर्थ ऑफ मास m, सपोज करो हमारे पास अर्थ है जिसका मास m है। m क्या है? दैट इज द मास ऑफ अर्थ। हम प्लैनेट कोई भी ले सकते हो आप, हमने लिया m इज द मास ऑफ द अर्थ, और यहां पर सन है, इसका मास कैपिटल M क्या है? मास ऑफ सन। ठीक है, m क्या है? मास ऑफ द अर्थ, और कैपिटल M क्या है? दैट इज द मास ऑफ द सन। तो हमारे पास क्या है, अर्थ मूव कर रही है विद द स्पीड v अराउंड द सन, राइट, इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। हमने सिंप्लिसिटी के लिए जूम किया कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है और रेडियस कितना है? r। क्लियर? अब सन के अराउंड ये हमारे पास सन है, ये हमारे पास क्या है? अर्थ है। तो इसका मतलब कोई ना कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है तभी घूम रही है। कौन प्रोवाइड कर रहा है ये भी आपको पता है। द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द अर्थ, द सेंट्रीपिटल फोर्स, ये आपको पता है, मैंने समझा दिया था आपको। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द अर्थ, तभी घूम रही है। कोई भी चीज सर्कुलर पाथ में घूम रही है, इसका मतलब उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स अर्थ के ऊपर लग रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द अर्थ दैट इज गिवन बाय, किसके बराबर होगी बेटा? जो सेंट्रीपिटल फोर्स है अर्थ के ऊपर लग रही है, दैट इज गिवन बाय, दैट इज mv² अपॉन r, बिकॉज r इज द रेडियस, m क्या है? मास ऑफ अर्थ, v क्या है? दैट इज द वेलोसिटी, दैट इज स्पीड ऑफ द अर्थ, राइट? लेट t बी द टाइम पीरियड, t क्या है बेटा वहां पर? लेट t बी द टाइम पीरियड, किसका? ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। अगर t हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ है, राइट, पुट कर दो। क्या पुट करना है? v,
v किसके बराबर होगा, देन v किसके बराबर होगा, v स्पीड। v क्या होती है आपको पता है कि यहां से यहां तक कितना इसने डिस्टेंस कवर किया, दैट इज 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस। टाइम पीरियड कितना है, t। तो v किसके बराबर आया, 2 पाई आर अपॉन t, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज स्पीड। तो कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, यहां से लेके यहां तक 2 पाई आर, जितना सर्कमफ्रेंस होता है। तो ये v की वैल्यू यहां पुट करो। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, राइट, क्लियर। ये नोट कर लिया आपने। नाउ क्या बोला मैंने, यहां पर ले देता हूं, m इज मास ऑफ द अर्थ and capital M, that is mass of the sun. So from equation 1 and 2, from equation 1 and 2, v की वैल्यू पुट कर दो। so what you will get, f that is equal to mv square। v square मतलब 2 pi r upon t का स्क्वायर ओवर r। तो यहां पर r आ जाए, राइट, क्लियर। इसको स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हो, m अपॉन r, यहां पर क्या बन गया 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर ओवर t स्क्वायर। जो कैंसिल हो कैंसिल कर दो, स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट, डन। चलो अब हम क्या करेंगे, f, so f that is equal to 4 पाई स्क्वायर m r ओवर t स्क्वायर, क्योंकि ये r और ये स्क्वायर कैंसिल हो गया तो क्या बन गया m 4 पाई स्क्वायर m r अपॉन t स्क्वायर। क्लियर है। अब हमने क्या यूज करना है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहां से स्टार्ट करना है, केपलर लॉ से। अब केपलर देखो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ ऑफ, कौन सा, केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड्स। केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड्स ये क्या बोलता है, ध्यान से सुनना, राइट, कि जो स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड है दैट इज इक्वल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। ये बोला तो हम क्या लिखते थे वहां पर, टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब। दिस इज इक्वेशन कौन सी है पता नहीं, ये 3 है और इसको मान लो 4, राइट, क्लियर। अब टी स्क्वायर किसके बराबर है, के आर क्यूब के। From equation 3 and 4, from equation 3 and 4 पुट कर दो। ये क्या है, टी स्क्वायर के आर क्यूब, पुट कर दो टी स्क्वायर किया के आर क्यूब 4 पाई स्क्वायर एम आर ओवर के आर क्यूब। डन। कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो भाई, हो रहा है कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या हो रहा है ध्यान से देखो, 4 पाई स्क्वायर एम आर उड़ गया यहाँ पर 2 रह गया, ये बन गया के आर स्क्वायर, राइट। हम इसको ऐसे लिखेंगे 4 पाई स्क्वायर अपॉन के, इसको लिखेंगे ब्रैकेट में और एम आर स्क्वायर। सो ब्रैकेट में हमने लिख दिया इसको, डन। दिस इज द फोर्स। समझ आ गई बच्चा। अब क्या हो रहा है ध्यान से सुनना, दिस फोर्स is equal to 4 pi square upon k m upon r square। डन, यही था। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, जल्दी ले लो, जल्दी स्क्रीनशॉट, डन। चलो अब ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो फोर्स है हमारे पास, ये क्या बोल रही है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m upon r square, वेयर 4 pi square upon k दैट इज कांस्टेंट। ये क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, के भी क्या है, दैट इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। सो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम आर स्क्वायर। दिस फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द सन ऑन अर्थ। दिस फोर्स इज exerted by the sun on earth. ये फोर्स सन अर्थ के ऊपर लगा रहा है. दिस फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द सन ऑन द अर्थ. अब हम क्या बोल रहे हैं, तो जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन ये क्या शो कर रहा है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द अर्थ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. अब जो ग्रेविटेशन फोर्स है दैट इज द म्यूचुअल इंटरेक्शन.
gravitation force is the, so write down. Since gravitational force is the mutual interaction, so Earth also exert a force. So Earth also exert a force on the Sun equal in magnitude, which is directly proportional to mass of the Sun. Which is directly proportional to mass of the Sun. क्या हुआ कि अगर अर्थ के ऊपर सन इतनी फोर्स लगा रहा है तो अर्थ ने भी सन के ऊपर क्या लगानी है, फोर्स लगानी है, राइट। ये लाइंस आपने लिख ली ना कि क्या बोला मैंने, सिंस ग्रेविटेशन फोर्स इज म्यूचुअल इंट्रैक्शन सो द अर्थ आल्सो एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द सन व्हिच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द सन। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, सो दैट मीन या दिस इंप्लाइज, वो लाइन लिख के, this implies F is directly proportional to m over r square। तो वो भी इसके ऊपर उतनी फोर्स लगाएगा, hence F is equal to m over r square। इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए हमने G लगा दिया, where G is gravitational constant, right। तो हमने ये क्या है, व्हाट इज दैट, दैट इज, बोलो क्या है, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो हमने डिड्यूस कर दिया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, तो हमने क्या किया आज, 3 आर्टिकल कर लिए, राइट। तो तीनों के तीनों आपने याद रखने हैं कि हमने कैसे किया। अब इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स, फोर्थ पॉइंट, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये नोट कर लिया आपने, डन। चलो अब है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये नोट करनी है आपने, समझा मैं आपको दूंगा और साथ साथ में आपने नोट करनी है ये इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, पहली बात, सबसे पहला पॉइंट आपने क्या करना कि जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है बिटवीन द टू बॉडीज दैट फॉर्म एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। Gravitation force between the two bodies form an action and reaction pair। पहला पॉइंट ये है, an action and reaction pair। समझ आ गई, जो मैंने बोला आपने वैसे ही लिखना है कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है that forms an action and reaction pair, मतलब कि जो फोर्सेस हैं they are equal in magnitude but opposite in direction। फोर्सेस जो होती हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन। हमने प्रूव किया F12 इज इक्वल टू माइनस F21। तो फोर्सेस जो हैं दैट फॉर्म्स एन एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। दूसरा, ग्रेविटेशन फोर्स जो होती है दैट इज अ सेंट्रल फोर्स। सो राइट डाउन सेकंड पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है, सेंट्रल फोर्स जब भी हम बोलते हैं इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। ये नहीं है कि आपके पास एक बॉडी यहां पर है, एक बॉडी यहां पर है मान लो, और ग्रेविटेशन फोर्स आपकी इस तरफ को लग रही है। नो, ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा किस तरफ को लगेगी, इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू बॉडीज। इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू बॉडीज, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट सेंट्रल फोर्स। क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई इट फॉर्म्स एन एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। नंबर 2, व्हाई इट इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूं, प्रॉपर्टी भी बता रहा हूं और क्यों हो रही है ये भी बता रहा हूं। सेंट्रल फोर्स क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू इंटरैक्टिंग बॉडीज, राइट। थर्ड पॉइंट, ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ इंटरवीनिंग मीडियम। इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ इंटरवीनिंग मीडियम, independent of the nature of intervening medium, INTERVENING, intervening medium,
मैं फास्ट क्यों लिख रहा हूं, टाइम हमारे पास कम है। इंटरवीनिंग मीडियम, इंटरवीनिंग मीडियम का मतलब क्या होता है कि हमारे पास मान लो ये बॉडी है और एक ये बॉडी है, इसके बीच में मैंने आपको बताया चाहे पानी रख दो, चाहे आप दीवार लगा दो, चाहे कुछ भी लगा दो, इन दोनों में जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसके ऊपर इंटरवीनिंग मीडियम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटरवीनिंग मीडियम जो बीच में मीडियम होता है। सो ग्रेविटेशन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ इंटरवीनिंग मीडियम। इंटरवीनिंग मीडियम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके ऊपर, ठीक है, क्लियर। नंबर 4 क्या होता है कि ग्रेविटेशन फोर्स, राइट डाउन, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज, डज नॉट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ अनदर बॉडी, अदर बॉडीज, चाहे जितनी मर्जी बॉडीज हो। जैसे मान लो ये बॉडी है, एक M1 है, एक M2 है, इधर M3 भी है, इधर M4 भी है, इधर M5 भी है, एंड सो ऑन। ये सारे इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, लेकिन जो इसके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स होगी ना, उसमें ये अपना कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देंगी। हम जब इसके ऊपर नेट फोर्स देखेंगे तब ये कंट्रीब्यूशन होगा, अदरवाइज इस दोनों में फोर्स या इन दोनों में फोर्स या इन दोनों में फोर्स या इन दोनों में फोर्स जो होगी वही होगी, बाकियों का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो हम इसमें और उसमें ग्रेविटेशन फोर्स देख रहे हैं, चाहे जितनी मर्जी बॉडीज है यहाँ पर, वो जितनी मर्जी फोर्सेस के ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन इन दोनों में जो ग्रेविटेशन फोर्स होगी वो इसकी प्रेजेंस के कारण चेंज नहीं होगी। दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज, राइट, क्लियर। 5th पॉइंट, जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है दैट इज नेग्लिजिबल इन केस ऑफ लाइट बॉडीज। राइट डाउन, ग्रेविटेशन फोर्स इज नेग्लिजिबल, बहुत कम, नेग्लिजिबल का मतलब बहुत कम, इज नेग्लिजिबल इन केस ऑफ लाइट बॉडीज but becomes appreciable in case of massive bodies, in case of massive bodies like stars, planets, right। अगर हमारे पास बहुत भारी बॉडीज हैं तब ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो इफेक्टिव होती है, अदरवाइज ग्रेविटेशन फोर्स क्या होती है, नेग्लिजिबल। अदरवाइज क्या होगा, ये पेन मेरी तरफ ही आता जाएगा, मैं पेन की तरफ जाता जाऊंगा, ऐसा ही होगा ना, सारी बॉडीज एक दूसरे के पास आती जाएंगी, सारी इकट्ठी हो जाएंगी एकदम से। लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो लाइट, इन केस ऑफ लाइट बॉडीज वो नेग्लिजिबल होती है, और इन केस ऑफ हैवी बॉडीज वो अप्रिशिएबल होती है, मतलब इफेक्टिव होती है, राइट, जैसे स्टार्स हैं, हैवी बॉडीज। इसके बाद आ गया हमारे पास 6th पॉइंट, ग्रेविटेशन फोर्स इज लॉन्ग। 5th पॉइंट है, 6th पॉइंट है। 5th पॉइंट मैंने लिखा दिया कि ये नेग्लिजिबल होती है ना, इन केस ऑफ लाइट बॉडीज। 6th पॉइंट लिखो, ग्रेविटेशन फोर्स इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, लॉन्ग रेंज फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स होती है, राइट, क्लियर है, समझ आ गई। मतलब मैं यहां पर बैठा हूं और आप अपने घर में बैठे हो तो भी मेरे और आप में ग्रेविटेशन फोर्स है। आपके घर में पेन पड़ा है, मेरे घर में पेन पड़ा है, उसके बीच के भी क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स है। लेकिन आपके घर का पेन या मेरे घर का पेन आपकी तरफ नहीं आ रहा, या मैं आपकी तरफ नहीं आ रहा, या मेरी तरफ नहीं आ रहे, क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स क्या होती है, इन केस ऑफ लाइट बॉडीज दैट इज वेरी नेग्लिजिबल, बट स्टिल देयर इज अ ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो लॉन्ग रेंज फोर्स होती है, राइट। यूनिवर्स में कहीं भी दो बॉडीज है उनमें ग्रेविटेशन फोर्स होगी। अगर वो लाइट बॉडीज हैं तो वो नेग्लिजिबल होगी, अगर हैवी बॉडीज होंगी तो वो अप्रिशिएबल होगी, मतलब वो उसको हम काउंट करेंगे, राइट, क्लियर। तो ये हमारे पास थे आपके 6 पॉइंट। 7th पॉइंट लिखो, ग्रेविटेशन फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होती है, राइट। कंजर्वेटिव फोर्स मैंने बताया था ना कि ग्रेविटेशन फोर्स क्या होती है, कंजर्वेटिव फोर्स होती है। इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी बट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड। ये बताया था ग्रेविटेशन फोर्स, हमने प्रूव भी किया था कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, राइट। अब 7th पॉइंट हो गया। 8th पॉइंट हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। सबसे पहले लिखना था, मैं सबसे बाद में लिख रहा हूं। ग्रेविटेशन फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्टिव होती है, पता है। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि फॉर्म एक्सटर्नल अट्रैक्शन पे, दूसरा बोला इट इज अ सेंट्रल फोर्स, क्यों है वो भी मैंने आपको बता दिया।
ये इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ इंटरवेनिंग मीडियम है, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज, ये भी बता दिया। इन केस ऑफ लाइट बॉडीज दैट इज नेग्लिजिबल, दैट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स और इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, एंड दिस फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स जो है दैट इज अट्रैक्टिव इन नेचर, राइट। तो बच्चों ध्यान से करना है, आज आपने 4 आर्टिकल किए हैं, चारों के चारों आर्टिकल, ये भी आर्टिकल ये इंपॉर्टेंस, ठीक है, ये सारे आपने कॉपी के ऊपर लिखने हैं। फिर कल से हम करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ, ठीक, क्लियर है, पता चल गया? ओके देन बेटा, गुड बाय।